जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी यूपीपी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अधिक से अधिक क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हमारी क्लास शुरू होती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। यानी कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहा जाता है? पक्षी, अंडाणु, अंडज या अंत्यज। तो उसे क्या कहते हैं? अंडज कहा जाता है। यानी हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हमें बताना है कि अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो यहाँ पर अमृत स्वर्ण को भी कहा जाता है, पारा भी होता है और दूध भी होता है। यानी पूछा जा रहा अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो जो मोती है वह अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। उपन्यास है मानस का हंस कि इसकी कथा वस्तु है कहाँ की है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, ह्रसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो अमृतलाल के जो उपन्यास है इसका कथावस्तु है क्या? कि तुलसीदास का मानसिक विकास पर आधारित है। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। जो गंगा मैया उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो कौन है यह आपको बताना है। तो गंगा मैया के जो उपन्यासकार लेखक हैं वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त हैं। जो रचनाएं हों अगर आपको पता हों तो बहुत सही है, अगर नहीं पता हैं तो उसको आप सभी नोट कर लिया कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो अगर आपको पता हो तो सही है, अच्छी बात है, और नहीं पता तो उसे आप नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो हमें सही अर्थ बताना है। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाना यानी सुख से रहना, हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या त्रिलोचन। तो भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? रघुवीर सहाय जी को मिला है। किसको? रघुवीर सहाय।
आगे आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, इस गद्यांश को आप सभी भी पढ़िएगा। उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। यानी क्वेश्चन 8 से 12 तक के क्वेश्चनों को इस गद्यांश के संबंधित उत्तर देना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है, जिसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो यह रहा आपका गद्यांश। इस गद्यांश से संबंधित अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। इस गद्यांश से संबंधित शीर्षक क्या होगा, यह आपको बताना है। निबंध साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है, रचनात्मक साहित्य। तो सही क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादातर इस गद्यांश में निबंध के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट उत्तर, निबंध क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से या छायावाद युग से? तो गद्यांश में ही बताया गया था आप सभी को कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। किससे? भारतेंदु युग से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध के संदर्भ में हमें असत्य कथन को बताना है। 2 ऑप्शन इस पेज पर है और 2 ऑप्शन अगले पेज पर है। पहला ऑप्शन है, निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे
के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। जो कथन असत्य हो उसी का चयन करना है। बाकी के ऑप्शन 2 इस पेज पे हैं। क्या? निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। तो सही विकल्प हमारा जो हो जाएगा वह क्या होगा कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। यानी विकल्प हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता, इतिहास, बोध। तो क्या है? आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव स्वाधीनता है। क्या है? स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से हुआ, यानी भारतेंदु युग से। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ हुआ। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। डी ऑप्शन है, भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। तो सही क्या है? गद्यांश को पढ़ा है अगर आपने तो क्या है? हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ है। यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल। तो क्या है? उसी समय का यानी तत्कालीन। जो तत्कालीन शब्द है वह उसी समय का अर्थ को बताता है। यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं उससे बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो क्या कहते हैं? कृत से जो बनने वाले होते हैं उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? हमें इस पंक्ति में रस बताना है। रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या विभत्स रस। तो यहाँ पर क्या है कि कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन जी क्रोधित हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्रोधित। तो यहाँ पर रस क्या है? रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित करता है? बताना क्या है?
विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित करता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। क्या है? सुमेलित नहीं करता है। पूर्ण विराम बिल्कुल इसी प्रकार होता है, अल्प विराम भी इसी प्रकार होता है, उद्धरण चिन्ह भी। लेकिन जो योजक चिन्ह है वह योजक चिन्ह इस प्रकार से नहीं होता। योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है जैसे माइनस के जैसे होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जो रिक्त स्थान दिया गया है उस पर कौन सा शब्द आएगा? जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है या किसका नाम श्याम है। तो उपयुक्त जो शब्द होगा वह आप समझ गए होंगे क्या होगा? उसका नाम श्याम है। अगला क्वेश्चन है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक जो है वह निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो चाबुक जो निबंध संग्रह है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या। किसके पर्यायवाची हैं? भोर, विहान, निशांत। तो यह तीनों जो हैं यह प्रातः, प्रभात यानी सुबह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत, द्वारा, का, में, पर। तो जो कौन सी विभक्ति आपको प्राप्त होगी? तुलसी के द्वारा कृत यानी रचना की गई। द्वारा आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? द्वारा आएगा। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? हमें बताना है कौन सा सही जोड़ा नहीं है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, यह भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहेंगे। तो यानी यह जोड़ा सही नहीं है। तो जो विकल्प होगा वह डी जो है सही नहीं है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय कहेंगे। इसका क्या हो जाएगा? जो सही होगा वह होगा अनुकरणीय, या होगा लास्ट में अनुकरणीय। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जो भेदा ना जा सके या जिसे भेदा ना जा सके। सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद या दुर्भेद्य, दुर्भेद। तो आपका सही उत्तर क्या होगा?
जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहेंगे, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भंवरा, हाथी, सियार, सांप। तो व्याल, उरग, पन्नग ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो जो भी प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाया गया है लगभग एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है वाच्य से। तो वाच्य आप सभी को पढ़ लेना है। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और अवधिवाच्य। तो क्या है? भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या अमृतलाल नागर। तो कौन से उपन्यासकार हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं? तो वह हैं मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग्य। ये अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, चयन ये करना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। अंक, चिन्ह, भाग्य। कोट, किला एक प्रकार का वस्त्र। बलि, उपहार, कर। सर, श्रद्धेय, तालाब। तो जो आपका विकल्प सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, जोड़ा नहीं है, वह है सर, श्रद्ध, तालाब। तो विकल्प हमारा जो सही होगा वह डी हो जाएगा। अगर सर का अनेकार्थी शब्द देखा जाए तो क्या होगा? तालाब, सिर एवं पराजित होगा। क्या होगा? तालाब, सिर एवं पराजित होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन आघोष हैं। समस्त स्वर आघोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग साघोष हैं। तो अगर आपने वर्णमाला चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? असत्य कथन को हमें पहचानना है। तो सभी विसर्ग आघोष हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें सही वाक्य का पहचान करना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो यहाँ पर आपको सही वाक्य जो है वह क्या होगा कि श्री कृष्ण के
अनेक नाम हैं। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग या प्रत्यय। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं या वह धातु कहलाता है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है। हमें नासिक्य व्यंजन का चयन करना है। ना, चा, ढ़ा और शा में। तो नासिक व्यंजन क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। नासिक व्यंजन क्या होता है? जो वर्गीय व्यंजन के या वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण जो होता है, लास्ट वाला जो होता है, वही नासिक व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजेश जोशी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राकेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ या किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो किस पर प्राप्त हुआ है? दो पंक्तियों के बीच, जिसमें दो पंक्तियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1995, सन 1996, सन 1997, 1999। तो क्या है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला है। कब मिला है? 1996 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य है जो सही है उसकी पहचान करना है। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो सही क्या होगा कि वह धीमे स्वर में बोला, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा, को। मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, यहाँ को विभक्ति मिलेगी। क्या? को विभक्ति जो है मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा कि असमंजस में पड़ना। हमारा जो विकल्प है वह बी सही हो जाएगा, असमंजस में पड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा
उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो सही विकल्प क्या होगा जो सुमेलित नहीं है? जहाँ संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। विकल्प हमारा जो डी है वह सुमेलित नहीं है। अब आते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? भाव विलास और रस विलास। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं भूषण, मतिराम, पद्माकर या देव। तो कौन है? भाव विलास और रस विलास के देव जी हैं। कौन? ये रचना के लेखक या कृति के लेखक देव जी हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जोड़ें। जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो मैं और भी अच्छे तरीके से करने का प्रयास होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।